अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पिछली समातों में कहा गया, नई बुखारी साहब के भी ये दलाइल थे कि कतरी शहजादे का मामला तो अब खत्म हो गया। ये कहा जाता रहा कि कतरी शहजादा तो गायब हो गया, और अब कतरी शहजादे का एक और खत सामने आ गया है जो हम एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखने जा रहे हैं, और उसकी नौयत पिछले दो खतूत से मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताने जा रहे हैं। शेख हम्माद बिन जासिम अंसारी ने एक बार फिर से JIT को दोहा आने की दावत दे दी। 17 जुलाई को लिखे गए खत में कतरी शहजादे ने JIT को मुखातिब करते हुए लिखा है कि पिछले राब्तों के तनाजुर में मुझे अब तक यकीन दहानी नहीं कराई गई कि पाकिस्तान के कवानीन का मुझ पर इतलाक नहीं होगा, और मैं किसी तहकीकी या अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर ये मान लिया जाए तो मैं एक बार फिर आइंदा हफ्ते के आखिर में दोहा में मुलाकात के लिए तैयार हूं, ताकि अपने दोनों खतूत की तस्दीक कर सकूं। सबसे अहम बात यह है कि 11 जून को शेख हम्माद ने एक खत लिखा, और फिर 26 जून को एक और खत लिखा, और इन तमाम खतूत में JIT को कतर आने की दावत दी, मगर ये दोनों खतूत सादा कागज पर लिखे गए। JIT के हवाले से या शरीफ खानदान के मामलात के हवाले से जो मामला सामने आए सादा कागज पर थे, इसलिए कहा जाता रहा कि यह कतरी खत तो फसाना है। यह कहा जाता रहा कि यह कतरी खत बोगस है। इमरान खान साहब ये कहते रहे, मगर अब जो 17 जुलाई का खत सामने आया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, वो किसी सादा कागज पर नहीं है। यह एतराज होता रहा कि हुकूमत तो इस बात को ओन ही नहीं करती कतर की, ये तो सारा का सारा बोगस मामला है। लेकिन अब आने वाला खत वजारत अदल यानी लॉ मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। कतरी शहजादे का हालिया खत बाकायदा तौर पर ऑफिशियल कतरी लेटर हेड पर है, वहां की लॉ मिनिस्ट्री के। जबकि ना सिर्फ ये इस लेटर हेड पर है, इसकी तस्दीक कतर के वजारत खारजा ने की हुई है। यानी एक तो लेटर हेड है वजारत अदल का, लॉ मिनिस्ट्री का, और दूसरा उस पर स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तस्दीक हुई है कतर की वजारत खारजा की तरफ से। यानी अब ये खत ऑफिशियल तरीके से आया है। जो एतराज था कि ना कतरी खत इसको ओन करती है, ना कतरी शहजादा कहीं नजर आता है, ये तो सारा मामला बोगस है, ये तो सारा मामला फसाना है, तो अब ये ऑफिशियल तरीके से खत भेजा गया है। अब कतरी हुकूमत इसके पीछे खड़ी है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अदालत ने अपने फैसले में JIT के सामने ये सवाल उठाया कि कतरी खत हकीकत है या फसाना, मगर 10 जुलाई को सामने आने वाले JIT की रिपोर्ट में JIT की टीम ने उस खत को फसाना करार दिया। और फिर जब अदालत ने यह मामला सुना तो भी तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि कतरी खत तो फसाना है, मगर अब यह सरकारी तरीके से सामने आया है और प्रॉपर चैनल से आया है। इसके अलावा अहम बात यह है कि कतरी शहजादा के हवाले से ये बार बार दावा किया जाता रहा। सैफुर रहमान साहब हमारे सामने आते रहे जब हम उनसे सवाल रखते हैं कि भाई ये तो कोई ऑफिशियल मामला नहीं है, इसे तो फसाना करार दिया जा रहा है, क्या कतरी शहजादे ने ऐसे ही लिख दिया है, आप उनके करीब हैं। और वो ये बात कहते रहे कि कतरी शहजादा कोई आम शहरी नहीं। शरीफ खानदान और हुकूमत बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि कतरी शहजादे आम शहरी नहीं, वो कतर के साबिक वज़ीर आज़म हैं, दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस खत की अहमियत है और बार बार ये कहा जाता रहा, मगर अब क्या इस अहमियत को झुटलाया जा सकेगा? अगर इन दावों के बाद झुटलाया गया कि बाकायदा तौर पर सरकारी कतरी शहजादे ने अपने पुराने दोनों खतूत की तस्दीक के लिए JIT को आइंदा हफ्ते बुला लिया है। JIT अपना काम खत्म कर चुकी है। पहले ही शरीफ खानदान ये दावा करता रहा कि JIT को जाना चाहिए, JIT गई नहीं। अब इस खत का मुस्तकबिल क्या होगा? और ये बहुत अहम है क्योंकि बार बार अदालत की तरफ से शरीफ खानदान के मनी ट्रेल पर सवाल उठाया गया। शरीफ खानदान के मनी ट्रेल में जहाँ जहाँ गैप मौजूद थे वो उन्होंने कतरी शहजादे के खत के जरिए फिल किए। JIT ने, कतर गई नहीं JIT, बाकी हर जगह ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, कतर के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी उस तरीके से नहीं हुई। मगर अब तो सरकारी सतह पर बाकायदा तौर पर स्टैंप हुआ हुआ डॉक्यूमेंट वहाँ की वजारत खारजा की तरफ से और वहाँ की लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत कानून की तरफ के लेटर हेड पर आ गए हैं। अब क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट JIT को की इजाजत देगी? अब जबकि JIT 60 दिन हो गए और अपना काम मुकम्मल कर चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म के बच्चों के जो वकील है उनके दलाइल सुनने हैं सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ अब इस खत के मामले की अहमियत क्या होगी? JIT तो गई नहीं, उसे फसाना करार दे चुकी। अब इस खत के पीछे और जो कुछ कतरी शहजादे की तरफ से शरीफ खानदान के हक में कहा गया, कतरी हुकूमत खड़ी हो गई है, उन्होंने लेटर हेड के साथ दे दिया है। और ये जो बार बार ताना दिया जाता था कि हुकूमत ने इसको कंफर्म कर रही है, वो तो इसको जाती मामला कहती है, इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहती है। अब क्या होगा? अब क्या दस्तावेज़ात जमा कराई जाएंगी? इस हवाले से शरीफ खानदान की तरफ से 3 खतूत भी सामने लाए गए हैं, जो हुसैन नवाज के मुताबिक
उन्होंने जीआईटी में जमा कराए थे, मगर जीआईटी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब ये खतूत नीलसन और नेस्कोल की ऑफशोर कंपनी को इंतजाम संभालने की कंपनियों के हैं। एक खत मिनर्वा सर्विसेज का है और दो खतूत मिनर्वा के बाद उन कंपनियों का इंतजाम संभालने वाली कंपनी जेपीसीए के हैं। यानी और ये सारी की सारी करस्पॉन्डेंस जो है ये हुसैन नवाज की हुई है इन तीनों खतूत में, ना कि मरियम नवाज की। और ये दावा रहा शरीफ खानदान का कि अगर बेनिफिशियल ओनर होती मरियम नवाज साहिबा तो करस्पॉन्डेंस भी वही कर रही होती। और इन खतूत में इन कंपनियों ने तस्दीक की है कि ट्रस्ट डीड के तहत हुसैन नवाज ही ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। इन कंपनियों ने यह भी लिखा है कि उनसे नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के हवाले से डीलिंग और मुलाकातें हुसैन नवाज ही करते रहे, बेनिफिशियल ओनर की हैसियत से ही किया करते थे। ये भी इन खतूत में लिखा हुआ है कि हुसैन नवाज ने सारी डीलिंग की और सारी डीलिंग बेनिफिशियल ओनर की हैसियत से की। उनकी कभी मरियम नवाज से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये भी इन कंपनियों ने लिखा है। और ना ही मरियम नवाज ने उन्हें कभी कोई हिदायत की, ये भी इन कंपनियों ने लिखा है। तो ये दावा है और शरीफ खानदान का कि ये खतूत और ये एविडेंस इग्नोर की गई जीआईटी की तरफ से। ना सिर्फ ये इग्नोर की गई बल्कि जो ट्रस्ट डीड है, जो ट्रस्ट डीड जिस लॉ फर्म ने बरतानिया में बाकायदा तौर पर वेरीफाई की कि हाँ ये ट्रस्ट डीड एग्जिस्ट करती है, उनकी वेरिफिकेशन को भी अहमियत नहीं दी गई। हालांकि कोई भी लॉ फर्म बरतानिया के कवानीन के तहत अगर ये झूठ बोल दे कि और किसी झूठे दस्तावेज की वेरिफिकेशन कर दे, तस्दीक कर दे, तो ना सिर्फ लॉ फर्म को बंद कर दिया जाएगा बल्कि तस्दीक करने वालों को जेल का सामना भी करना पड़ेगा। इस हवाले से अहम बात यह है कि आज ही अदालत ने वजीर आजम के वकील से यह भी कहा कि कम अज कम मिनर्वा सर्विसेज लेने वाली दस्तावेजात ही अदालत को जमा करा दें। अब अगर मिनर्वा कंपनी का खत अदालत तस्लीम कर लेती है तो केस क्या खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आज कुछ मजीद दस्तावेजात भी सामने आई जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज ये होता रहा कि जी ये बड़े नए दस्तावेजात सामने आए हैं और दुबई के जो मामलात हैं जो बाकायदा तौर पर स्टैम्प्ड हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट्स नए नहीं हैं। और हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जो दुबई की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जीआईटी के सवालात के जवाबात में कैसे ये कह दिया कि शरीफ खानदान की तो 80 की दिहाई में डील हुई नहीं, कैसे कह दिया कि यहाँ से ये स्क्रैप गया नहीं, क्योंकि शरीफ खानदान ही ने बाकायदा तौर पर स्टैम्प डॉक्यूमेंट जमा कराए थे। तो क्या शरीफ खानदान ने दुबई अथॉरिटीज के झूठे डॉक्यूमेंट जमा कराए थे? हमने क्या सवाल उठाया था जरा दी। एक तरफ अगर दुबई की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं जो कि तारिक शफी में ने अपने बयान हल्फी में लिखा और शरीफ खानदान जिसका सहारा लेता रहा, तो जो डॉक्यूमेंट शरीफ खानदान की तरफ से अदालत में जमा कराए गए उसमें बाकायदा तौर पर स्टैंप मौजूद है दुबई की नोटरी सर्विस का। और ये हम आपके सामने रख रहे हैं और आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होंगे जिसमें 6 जून 2016 को हर सफ़े पर स्टैंप किया हुआ है वो बातें हैं जो शरीफ खानदान की तरफ से की गई। 6 जून 2016 का स्टैंप है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर स्टैंप उनकी तरफ से किए गए तो अब इनकार क्यों किया गया? या शरीफ खानदान की तरफ से ये जो स्टैंप डॉक्यूमेंट जमा कराए गए क्या ये गलत थे, या फिर अब दुबई अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, उन्होंने अब गलत कहा? आखिर गलत किसने कहा? क्या अदालत को गलत डॉक्यूमेंट गलत स्टैंप के साथ शरीफ खानदान की तरफ से जमा कराए गए? जीआईटी की रिपोर्ट में शामिल दस्तावेजात के मुताबिक मुआहिदा हुआ ही नहीं, ना ही 12 मिलियन दिरहम की मुंतकली हुई, ना ही दुबई की स्टील मिल ने स्क्रैप जद्दा भिजवाया। तो फिर शरीफ खानदान का मनी ट्रेल मशकूक होता है। ये डॉक्यूमेंट हमने आपके सामने रखे थे कि दुबई की अथॉरिटीज़ ने शरीफ खानदान को वाकई डॉक्यूमेंट स्टैंप करके दिए थे या नहीं दिए थे। अब जबकि ये मामला उठ गया है तो हुसैन नवाज की तरफ से और शरीफ खानदान की तरफ से मजीद डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें ट्रक बाय ट्रक डिटेल शामिल है कि कैसे दुबई से सारा का सारा दुबई मिल के बाद जो स्क्रैप है, जो उसकी मशीनरी है वो सऊदी अरब मुंतकिल की गई और उस पर भी दुबई के अथॉरिटीज़ के स्टैंप मौजूद हैं। हमने उस दिन ये सवाल उठाया था कि क्या शरीफ खानदान ने झूठे डॉक्यूमेंट जमा कराए, क्या दुबई की अथॉरिटीज़ ने कुछ स्टैंप नहीं किया था? क्योंकि जब जीआईटी ने दुबई की अथॉरिटीज़ से सवाल किए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई डील एग्जिस्ट करती है। आज भी हमने हुसैन नवाज से रब्ता किया कि एक तरफ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो और दूसरी तरफ जीआईटी का मामला है, तो उन्होंने कहा कि जीआईटी बेहतर होता कि हमारी तरफ से जो जमा कराए गए डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को दुबई की अथॉरिटीज़ को भेज देती और पूछ लेती कि क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं या फिर जाली हैं। अगर वो इन्हें जाली करार दे देते तो हम गलत साबित हो जाते, मगर जीआईटी ने ये डॉक्यूमेंट भेजने की बजाय यह मुनासिब समझा कि वो दुबई की अथॉरिटीज़ को सवाल भेजें। तो सवालों की नौयत ऐसी थी जिनकी वजह से उनको इस किस्म के जवाबात मिले। अगर हमने डॉक्यूमेंट दिए ही थे, अदालत में भी जमा कराए थे, तो जीआईटी ने वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं भेज दिए?
साथ में हुसैन नवाज ने जेआईटी पर आज ये भी इल्जाम लगाया कि हमारी तरफ से जो मिनर्वा सर्विसेज और जेपीसीए की जो करस्पॉन्डेंस के डॉक्यूमेंट हैं, जो मुझे बेनिफिशियल ओनर साबित करते हैं, जो ये साबित करते हैं, उन्होंने बारहा इन डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि हम मरियम से कभी नहीं मिले और हम हुसैन नवाज से ही बेनिफिशियल ओनर की हैसियत से मिले। जेआईटी ने जानबूझकर वो छुपाए और उनको एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाया और एक ऐसा वर्डिक्ट दिया। अब ये सारे मामला किस सतह पर जाएंगे जब एक नया खत भी सामने आ गया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत आप पहले भी इस हवाले से एक बहुत ही अहम राय देते रहे हैं। अब कतरी शहजादे का एक ऐसा खत आया है, पहले बोगस कहा जाता था, ये कहा जाता था कि जी ऑफिशियली मामला नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर दुबई की लॉ मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर फॉरेन ऑफिस से स्टैंप करा के खत भेजा है कि आप आ जाएं। साथ ही कतर का खत और साथ ही दुबई की अथॉरिटीज के जो मामलात हैं वो भी शरीफ खानदान कह रहा है कि वो बड़े जेन्युइन हैं। जेआईटी ने सवालात क्यों भेजे, ये हमारे डॉक्यूमेंट भेज देते तो दुबई वाले वेरीफाई कर देते। आपको लगता है दम है शरीफ खानदान के दावे में? जी देखें, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि हसन नवाज साहब की बात में ये वजन है, जहाँ वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने दाखिल किए थे उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, तो उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चनियर बना के कतर अथॉरिटीज को भेज देते और फिर वहां से जवाब कतर अथॉरिटीज से जो आता उसके बाद कोई कंक्लूड करते। लेकिन इन्होंने बगैर उनको ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए, बगैर उनकी ऑथेंटिसिटी को डिटरमिन कराए हुए उनसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये जाली हैं या सही नहीं है। तो यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब रहा इन सारे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के। इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स जो है फ्रैंकली मेरी नजर से नहीं गुजरे, मैंने देखे भी नहीं है। आपकी नजर इरफान कादिर साहब मैं आपको बता देता हूं, उसमें यही है कि जो कुछ कहा गया कि 25% की सेल डीड हुई, फिर जो गल्फ स्टील मिल है इन्होंने एहली को बेची और फिर उसने, तो वो जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है जो उन्होंने दावा किया था अपनी मनी ट्रेल के लिए, उस पर स्टैम्प किए हुए हैं दुबई की नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है दुबई की तरफ से, जिसको इनका दावा है कि ये वेरीफाई करा लेते, ये तो हमने स्टैम्प कराए हुए हैं और ये पिछले साल जून के वेरीफाई हुए हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो वेरीफाई कराए हुए हैं, अगर ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ये तमाम जो लंदन फ्लैट्स हैं या लंदन प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ वक्त पे जो ट्रांजेक्शन हुई थी इससे पहले, उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक था और बाय एंड लार्ज ये सोर्सेज ऑफ फंड्स एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर तो, और इनको मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इन्होंने कोई माइक्रोस्कोपिकली नहीं उनको डिफाइन करना है या माइक्रोस्कोपिकली नहीं एस्टैब्लिश करना सोर्स ऑफ फंड्स को, बल्कि टेलीस्कोपिकली जनरली बाय एंड लार्ज इन्होंने बताना है। इन्होंने विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड नहीं बताना। मसलन अगर किसी इनके पास अगर 1 अरब रुपए के असासाजात थे तो उसमें से अगर ये 70 करोड़ भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो मैं समझता हूँ ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इतने सालों से का पीरियड है, उसमें एकदम किसी से पूछना तो इतना भी एक्सप्लेन करते तो बहुत है। तो अगर ये इतना एक्सप्लेन हो रहा है और ये कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारा एक्सप्लेन हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर उनको क्लीन चिट मिल सकती है। लेकिन अगर ये तमाम चीजें इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बावजूद अगर वो इसको एक्सप्लेन करने से कासिर है कि जो मेजर चंक है उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये बात आपकी ठीक है कि जेआईटी ने जो इनको कहा था कि ये कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरह की बात है, तो वो अगर आप स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो उस हद तक तो जेआईटी की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको शायद अब ना माने। एक और अहम बात यह है कि इन तमाम चीजों की बुनियाद पर जेआईटी ने कंक्लूड भी किया था, ये मामला तो दूसरे मामलात को बुनियाद बनाकर के फिर कतरी शहजादे को इंटरव्यू की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी और वो फसाना है क्योंकि उसका खत, क्योंकि ये सारे के सारे मामला साबित करते हैं कि ये जो शरीफ खानदान है उनकी मनी ट्रेल जाली है। मगर जब एक बात तरफ ये साबित हो जाए, दूसरी तरफ कतरी शहजादे का एक ऐसा खत आया जो दुबई की लॉ मिनिस्ट्री के लेटर, जो कतर की माजरत के साथ लॉ मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर है और कतर का जो फॉरेन ऑफिस है उसका स्टैंप उस पर लगा हुआ है, क्योंकि पहले ये भी था कि तो प्राइवेट कैपेसिटी में भेजते रहते हैं, फसाना है। तो अब क्या होगा? वो कह रहे हैं आ जाएं आप जेआईटी, और जेआईटी तहलील हो चुकी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जेआईटी ने खुद एक रिकमेंडेशन की है सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये नैब के पास जाना चाहिए और उसके बाद नैब अगर मुनासिब समझता है तो वो फिर उस पर रेफरेंस फाइल करेगा। तो ये जो तमाम अप्रेजमेंट है अब ये नैब करेगी और नैब चूंकि इंडिपेंडेंट है तो नैब इसको इंडिपेंडेंटली देखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने तो ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि नैब फौत हो गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन जजेस को नहीं देनी चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि इंस्टीट्यूशंस फौत हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स के बारे में तो आप बात कर सकते हैं अगर किसी ने कोई डिलिंक्वेंसी की है या किसी ने कोई लॉ की वायलेशन की है, लेकिन पूरे के पूरे इदारे को आप इस तरह से
नहीं कह सकते कि इदारा फौत हो गया। हर इदारे में पाकिस्तान के अच्छे लोग भी हैं, तो लिहाजा अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट प्रॉबेबली उन्हीं की तरफ भेजेगी और ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो एक विद अ फ्रेश माइंड देखेंगे। मगर और जहां जहां जीआईटी की फाइंडिंग्स गलत हैं वो ऑब्वियसली उससे एग्री नहीं करेंगे और चेयरमैन नैब ने अगर मुनासिब समझा कि भी अब इसमें रेफरेंस नहीं फाइल करना चाहिए तो वो रीजंस दे के इसको खत्म कर देंगे। तो इरफान काजी साहब, ऐसे सिनेरियो में जिसमें अब जेआईटी की फाइंडिंग पर अगर सवाल उठ गए, साथ में आज जब दलाइल दे रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के वकील, जिसमें उन्होंने बारहा कहा कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब पर पाकिस्तान में कोई करप्शन साबित नहीं हुई, जब जेआईटी ये एम्प्लाई करती है कि हसन और हुसैन के जितने भी अकाउंट्स और कंपनीज हैं वो दरअसल पैसे घुमाने के लिए हैं और पैसा यहां से मनी लॉन्डर होकर गया, ये एम्प्लाई करती है, तो पाकिस्तान में तो कोई करप्शन का केस ही नहीं साबित हुआ। तो अदालत ने यह बात मानी कि हाँ ऐसा कोई इल्जाम उन पर नहीं है। तो जब मियां नवाज शरीफ साहब की फिर डिस्क्वालिफिकेशन के कितने चांसेस रह जाते हैं जब जेआईटी पर भी सवाल उठ गए और मियां नवाज शरीफ साहब पर यहां पर कोई केस भी नहीं है और अदालत की तरफ से भी यह बात तस्लीम की गई। ये आपकी बात ठीक है कि जीआईटी ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस ने जीआईटी की रिपोर्ट पर ये मुहित किया था डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, क्योंकि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जीआईटी की रिपोर्ट के साथ मिला दिया था। तो अगर जीआईटी की रिपोर्ट जो है डिस्क्रेडिट हो जाती है तो फिर तो आप इसको मुंसलिक नहीं कर सकते ना जीआईटी की रिपोर्ट के साथ इस वक्त, और वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन पे तो वैसे भी मैं कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही नहीं है। और इस पे मियां साहब के जो लीगल ईगल्स हैं, ये जो लॉयर्स हैं, उन्होंने अभी तक तो कोई एतराज नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ये डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक नई बात की है कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो फाइंडिंग है जीआईटी की अगर वो गलत है तो क्या उस पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है? तो श्योरली इन चीजों पे तो फिर नाअहल नहीं किया जा सकता जब तक कि चेयरमैन नैब इस नतीजे पे कम से कम नहीं पहुंचते कि इसमें रेफरेंस फाइल होना चाहिए। बिकॉज चेयरमैन नैब। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि सवालात उठ गए हैं। ऐसा लगता है कि वही हो रहा है जो शरीफ खानदान की हिकमत अमली है। वजीर आजम को किसी ना किसी तरह बचा लिया जाए और बारे सबूत उनके बच्चों पर आ जाए, फिर बच्चे जीआईटी के हवाले से सवालात उठा सके कि हमने तो इतना कुछ दिया था, हमने तो मिनरवा से लेकर जेपीसीए की पूरी करस्पॉन्डेंस दी थी मगर हमारी बात मानी नहीं। पहले वजीर आजम अलग हो जाएं और फिर बच्चे ये साबित कर दें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे। ऐसा लगता है कि वो हिकमत अमली एक काम करती नजर आ रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए आज का दिन अच्छा रहा मगर शरीफ खानदान के लिए खतरात बहरहाल बरकरार है। कम से कम आज की समाअत से ऐसा लगा। जीआईटी रिपोर्ट पर अदालत में आज तीसरे दिन भी समाअत हुई। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और उनके बाद इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने दलाइल शुरू किए जो कल भी जारी रहेंगे। इसके बाद वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने आज दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि वजीर आजम से किसी भी असासे के बारे में सवाल नहीं किया गया। जीआईटी में पेशी तक और कोई असासा था ही नहीं। जीआईटी के पास कुछ होता तो सवाल जरूर करती। वजीर आजम की कोई बेनामी जायदाद नहीं। किसी मुंसलिक शख्स के असासों से फायदा उठाने वाला मुल्जिम नहीं हो सकता। यानी कि लंदन फ्लैट्स वजीर आजम के बच्चों के हैं तो बच्चे ही जवाबदेह हैं, वजीर आजम नहीं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हिकमत अमली के तहत वजीर आजम को अलग किया गया। सिर्फ जायदाद में रहने की वजह से उन पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, ये भी आज वजीर आजम के वकील की तरफ से कहा गया। इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि किसी दूसरे के घर में कुछ अरसा रहने वाला मुल्जिम नहीं बन सकता? ज़ेर इस्तेमाल होना और बात है और असासी से फायदा उठाना अलग बात है। लगता है बेनामीदार की तारीफ लिखते हुए नैब कानून में कोई गलती हुई है। उसकी इस तारीफ पे हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आमदनी 1 करोड़ और जायदाद 5 करोड़ की बनाई हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कब्जे वाली जायदाद अगर आमदनी से जायद हो तो वो जवाबदेह होती है। जीआईटी ने वजीर आजम पर जायदाद बच्चों के नाम रखने का इल्जाम लगाया है। बच्चों की जायदादें बेनामीदार कैसे हो सकती हैं जबकि लंदन फ्लैट्स के मालिक का नाम भी सामने आ चुका है? ये वजीर आजम के वकील की तरफ से कहा गया। इस मौके पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि किसी जायदाद का कब्जा और उसका फायदा उठाना 2 अलग चीजें हैं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि एहतसाब का कानून जायदाद में रहने वाले पर लागू नहीं होता। केस की नौयत मुख्तलिफ है, असासा वज़ीर आज़म के नाम नहीं। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि वज़ीर आज़म खुद किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं कि वो कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि खुद वज़ीर आज़म किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी असासे का सबूत नहीं तो फिर वज़ीर आज़म पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम गलत साबित हो जाएगा। मगर अदालत के सवालात अपनी जगह बरकरार हैं। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि लंदन फ्लैट्स के लिए कब और किसने अदायगी की? फंड सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, लंदन कैसे पहुंचे?
अदालत के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। वजीर आजम को इल्म था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। वजीर आजम ने खुद कहा था कि मैं बताऊंगा कि कहां से फ्लैट लिए। आप ये क्यों कहते हैं कि तमाम कागजात मौजूद हैं? आपका पूरा इन्हिसार कतरी खत पर है। जैसे अजमत सईद शेख ने कहा कि आपका कहना है कि वजीर आजम की मिल्कियत के बारे में कोई दस्तावेज नहीं। मिनरवा के साथ सर्विसेज मुआहदे पर किसने दस्तखत किए, वो कागज दिखा दें। एक बेटा कहता है जायदाद खरीदी, दूसरा कहता है हिस्से में मिली। देखना है कि जायदाद नाम किसके है, मालिक का नाम बता दें, खरीदारी का जरिया वाजे हो जाएगा। पैसे कहां से आए और किसे दिए वाजे नहीं। यानी एक बार फिर से अदालत इसी सवाल को तलाश कर रही थी आज, जो पनामा आने के बाद सामने आया कि पैसे दुबई से लंदन कैसे पहुंचे। शरीफ खानदान इस हवाले से पूरा मनी ट्रेल पेश कर चुका है और उनका दावा है कि दुबई से कैसे कतर गए, कतर से कैसे फ्लैट की एडजस्टमेंट हुई, कैसे अल तौफीक केस में गए, कैसे हसन नवाज को हुए। मगर अदालत इससे मुतमईन दिखाई नहीं देती। शरीफ खानदान सिर्फ इस सवाल का जवाब देकर अदालत को मुतमईन करके केस ख़त्म कर सकता है कि असल में पैसे कैसे गए, असल में 93-94 में कैसे पैसे आए, या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं पनामा के हवाले से। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि JIT ने मालूम करवाया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं। बाहिमी कानून मुआवनत से भी यही बात साबित हुई। आज से पहले तक अदालत में और अदालत से बाहर रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 का जिक्र होता रहा, मगर आज अदालत में वॉल्यूम 4 का जिक्र किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में काफ़ी खतरनाक दस्तावेजात मौजूद हैं। मेरा इशारा ट्रस्ट डीड के हवाले से है। JIT ने ट्रस्ट डीड के हवाले से नताइज भी अखज़ किए हैं। इस पर वजीर आजम के वकील ने जवाब दिया कि JIT ने क़यास राइयों पर मबनी नताइज अखज़ किए हैं। ख्वाजा हारिस ने आज अदालत में यह भी वाज़ेह किया कि वजीर आजम से उनके बच्चों के बारे में नहीं पूछा जा सकता। उन्होंने अदालत को बताया कि वजीर आजम के बच्चे 1995 तक उनके ज़ेर किफ़ालत थे। सिर्फ इस अरसे तक वजीर आजम से पूछा जा सकता है। नैब कवानीन के मुताबिक ऐसा शख्स जिसके बीवी बच्चों के नाम असासे हों, उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि हुसैन नवाज ने कहा कि वो मालिक हैं, मगर दस्तावेजात नहीं दी। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये मियाँ शरीफ के हैं तो कुछ शेयर तो नवाज शरीफ का भी होगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं कि नवाज शरीफ फ्लैट्स के मालिक हैं। अलमिया यह है कि कौन मालिक है उसके दस्तावेज भी मौजूद नहीं। अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो यह देखा जाता है कि वो किसके नाम है और कौन फ़ायदा उठा रहा है। अगर मालिक का पता चल जाए तो ये सवाल उठता है कि खरीदारी के लिए पैसा कहाँ से आया। हम आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर, और ये बहुत अहम दिमाग अदालत की तरफ से आए कि हम आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। ये आज अदालत की तरफ से रिमार्क दिए गए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने देखना है कि JIT की राय दस्तावेजात पर मुनहसिर है या नहीं। हसन और हुसैन के पास कोई ऐसे कागजात रिकॉर्ड पर हैं जिससे नवाज शरीफ का फ्लैट से ताल्लुक जाहिर ना होता हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि फ्लैट्स की मिल्कियत छुपाने के लिए तह दर तह ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि पूछगछ करके हम थक गए, कौन मालिक है कोई नहीं बताता। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, और मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने, कि बताया तो है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि वजीर आजम के हवाले से किसी करप्शन से ताल्लुक का इल्ज़ाम तक नहीं, वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं। अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि हमने देखना है कि क्या केस में कोई शवाहिद हैं जो वजीर आजम को मामले से मुंसलिक करते हैं। हमने देखना है कि क्या हमने फैसला करना है या ट्रायल कोर्ट भिजवाना है। लेकिन हकीकत यह है कि इस अदालत के पास फैसले के इख्तियार मौजूद है और ये सारी की सारी बातें और सारे मामला अदालत में चलते रहे। और अदालत ने आज ज़ाहिर है JIT के हवाले से रिमार्क्स भी दिए कि मियां नवाज शरीफ साहब पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल या करप्शन के मामला के हवाले से JIT में कुछ साबित नहीं हुआ है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि JIT को अदालत का इख्तियार नहीं दिया था, किसी भी तफ्तीशी इदारे की तहकीकात को ट्रायल से गुजरना होता है। अब ये सारे के सारे रिमार्क्स बड़े अहम हैं, आज की प्रोसीडिंग्स बड़ी अहम हैं। सलमान अकरम राजा साहब दलाइल देंगे मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों के हवाले से जो फाइंडिंग्स आई हैं, और अब कतरी शहजादे का एक और ख़त आ गया जो हमने आपके सामने रखा है। इसके बाद अदालत, और जो ऑफिशियली बाकायदा तौर पर कतरी हुकूमत उस ख़त के पीछे खड़ी है, अदालत इस मामले को कैसे देखेगी। और जो एक सवाल जो बार बार उठता रहा कि ये फैसला इसी अदालत ने देना है या फिर ये फैसला इसी बेंच ने देना है या ओरिजिनल 5 रुकनी बेंच ने देना है। आज हमने बाकायदा तौर पर तफसील से जब ये फैसला पढ़ा 5 रुकनी बेंच का, तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 रुकनी एक बेंच बनेगा और वो जो बेंच है 3 रुकनी वो JIT के मामलात देखेगा और फैसला भी उन रिपोर्ट की बुनियाद पर यही बेंच देगा। अदालत ने बाकायदा तौर पर यह बात वाज़ेह की हुई है कि फैसला
इसी बेंच ने देना है, जेआईटी की रिपोर्ट इसी बेंच ने देखनी है, जेआईटी की रिपोर्ट के मामला इसी बेंच ने फाइनल करने हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और दूसरे मामला पर भी, और कि शरीफ खानदान के खिलाफ क्या क्या साबित हो रहा है, कुछ और अहम बातें वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद पनामा केस पर फैसला जल्द आता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। कतरी शहजादे का बाकायदा तौर पर सरकारी स्टैंप के साथ सरकारी लेटर हेड पर खत मज़ीद सवालात पैदा कर रहा है। इल्ज़ाम शरीफ खानदान की तरफ से कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं जो दुबई अथॉरिटीज़ ने दिए, मगर जेआईटी ने बजाय इसके कि इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराते मामला कुछ और किया, सवालात भेज दिए। सवालात की फॉर्मेशन ऐसी थी कि जवाबात वैसे आए। इन सब के बाद जेआईटी पर सवालात उठ रहे हैं। साथ ही जो सियासी दर्जा हरारत है वो अपने उरूज पर है। नवाज शरीफ साहब बहुत पुरएतमाद हैं, इमरान खान साहब उससे भी ज़्यादा पुरएतमाद हैं। एक का एतमाद ये कि वो कहीं नहीं जा रहे, दूसरे का एतमाद ये कि ये यकीनी तौर पर जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू कर रहे थे वो सियालकोट चैम्बर में, और फिर सियालकोट में कारकुनों से खिताब किया। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। ये किस चीज़ का हिसाब हो रहा है? ये सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, उसकी खुर्द बुर्द का हिसाब हो रहा है, या फिर ये हमारे कारोबारी मामलात का हिसाब हो रहा है? कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है, जिसका आज एहतसाब हो रहा है? मुझसे इस्तीफ़ा मांगने वाले कौन हैं? वही हैं जिनको एक बार नहीं बार बार कौम ने ठुकराया है। अल्लाह के फजल करम से हम सुरखरू होंगे कौम के सामने। कौम भी जानती है, देख रही है कि ये तमाशा कैसे लगा, तमाशा लगाने वाले कौन हैं। साहब कह रहे हैं हम सुरखरू होंगे, ये भी कह रहे हैं कोई एक पैसे की करप्शन ये मामला नहीं है। वज़ीर आज़म के वकील ने भी आज अदालत में ये बात की कि जेआईटी ने कहीं कुछ नहीं साबित हुआ, और अदालत ने इस बात को माना भी कि हाँ जी, मियां नवाज शरीफ साहब पर जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसी करप्शन नहीं साबित हुई है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? सबसे अहम सवाल जो मुसलसल उठता रहा कि फैसला ये बेंच देगा या फिर फैसला कोई और देगा, वो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है, कॉन्फिडेंट है। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। ये जो इनकी कंपनीज बनी हुई थी, पता चला है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें पैसा नहीं बनता। ये कंपनीज बनाई हुई हैं, एक फ्रंट रखा हुआ है यहाँ से करप्शन का पैसा रिसाइकल करने के लिए। इमरान खान साहब भी कह रहे थे ये कंपनियां एक फ्रंट हैं, ये कॉन्फिडेंट थे कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे, मगर मसला ये है कि अगर यहाँ पर कोई करप्शन साबित हुई नहीं है तो ये कैसे साबित होगा कि जो फ्रंट रखा हुआ है इसको पैसे पाकिस्तान से गए हैं, जब तक कि कोई स्कैम नहीं लाया जाता, कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं लाया जाता कि हाँ जी ये मियां नवाज शरीफ साहब ने किक बैक लिया था, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था, यहाँ से पैसे कमाए, इन पैसों को लेके गए। जब तक ओरिजिनल केस नहीं बिल्ड होगा ये बात कैसे साबित होगी? अब 10 जुलाई को रिपोर्ट जेआईटी ने जमा करा दी। 3 रुकनी बेंच इस रिपोर्ट पर फरीकैन के दलाइल सुन रहा है और फिर फैसला देगा। फैसला यही 3 रुकनी बेंच देगा या फिर मामला 5 रुकनी बेंच के पास जाएगा। आज पनामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान बेंच के अहम रुकन जस्टिस अजमत सईद शेख ने अहम रिमार्क्स दिए कि पहले उबूरी हुक्म था, अब फैसला होगा। क्या ये फैसला यही बेंच सुनाएगा या फिर मामला 5 रुकनी बेंच के सामने जाएगा? इस हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार रही। हम मुसलसल लीगल एक्सपर्ट से सवाल करते रहे, वो कहते रहे, किसी ने कहा कि 5 रुकनी बेंच के पास जाएगा, किसी ने कहा यही फैसला देंगे, मगर ये जो फैसला देंगे उसमें से अगर एक जज ने भी फैसला दे दिया मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, तो 2 पहले ही दे चुके हैं, तो फैसला 3-2 हो जाएगा, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर जब 20 अप्रैल के अपने फैसले को आप देखते हैं अदालत के, तो उस अपने फैसले में जस्टिस एजाज अफजल ने यह वाजे कर दिया था कि फैसला कौन सुनाएगा। जस्टिस एजाज अफजल ने लिखा कि मजीद तहकीकात जेआईटी करेगी और उसकी निगरानी नया बेंच करेगा। फिर इस बेंच के सामने जेआईटी हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट जमा कराएगी और 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके बेंच के सामने पेश करेगी। इस रिपोर्ट पर फैसला यही बेंच सुनाएगा। इससे यह वाजे होता है कि यही 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। जब यही सुनाएगा यानी कि नहीं जाएगा, मगर जब यही 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा तो इसने एक बिल्कुल ओरिजिनल फैसला सुनाना है कि इनमें से अगर 2 जज ने कहा कि मियां साहब के खिलाफ सबूत नहीं है, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करते, एक ने कहा, तो वो 2-1 हो जाएगा। या ये बेंच जब फैसला सुनाएगा तो जो ओरिजिनल 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसमें 2 जज पहले ही सुना चुके, तो उसको भी शामिल किया जाएगा और एक जज भी खिलाफ चला गया तो 3-2 हो जाएगा। ये हम बाबर सत्तार साहब के सामने रखेंगे और जो आज के मामला हुए हैं ये भी रखेंगे। बाबर सत्तार साहब बहुत शुक्रिया।
आज जाहिर है वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि हम पे कोई करप्शन तो साबित करें। आज अदालत ने भी इस बात का एतराफ़ किया जब मियां नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि JIT ने मियां साहब पर कोई ऐसी करप्शन की बात नहीं की। बार बार शरीफ ख़ानदान कहता है कि इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, मगर आपको लगता है कि ग्राउंड्स बन रहे हैं इतने सारे सवालात उठने के बाद JIT की रिपोर्ट पर, जिन पर वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कुछ नई बातें भी सामने आ गई हैं, या मुश्किल है वज़ीर आज़म को इन ग्राउंड्स पर डायरेक्ट मुल्क के वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर देना? देखिए, इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है, या तो JIT ऐसी नॉन कंट्रोवर्शियल और एविडेंस सामने ले आती जिससे ये इस्टेब्लिश होता कि ये अपार्टमेंट्स 93-94 में ख़रीदे गए थे जब बच्चों के पास कोई मीन्स नहीं थे, या फिर ये भी इस्टेब्लिश हो जाता किसी तरह कि प्राइम मिनिस्टर जो अपार्टमेंट्स की ओनरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर की है। अगर इन दोनों में से कोई भी फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता तो जो स्टोरी दी गई है हसन हुसैन और मरियम की तरफ से, वो स्टोरी बिल्कुल नॉकआउट हो जाती। लेकिन अभी जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका डिफिनिटिव प्रूफ नहीं है, वो चैलेंज कर रही है शरीफ फैमिली, और जब एक फैक्ट इस्टेब्लिश ना हुआ हो तो वो फिर ट्रायल के थ्रू इस्टेब्लिश होता है जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी शहादतें लेके आएंगी, प्रोसिक्यूशन अपनी शहादतें देगी, डिफेंस अपनी शहादतें देगा, और फिर उस एविडेंस के बेस के ऊपर कोर्ट डिटर्मिन करेगी, और फिर वो फैक्चुअल डिटर्मिनेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है, कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स के ऊपर वो फैक्चुअल डिटर्मिनेशंस नहीं देती, वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगी, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगी। इस वजह से मुझे ये मुश्किल लगती है चीज़ कि जब तक फैक्ट्स कंट्रोवर्शियल हैं उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का एक डिफिनिटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना या दे देना कि हमारे एविडेंस ऐसी है या मटेरियल हमारे सामने ऐसा है जिसके ऊपर हम एक टेंटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, तो टेंटेटिव असेसमेंट के बेसिस के ऊपर एक डिस्क्वालिफिकेशन की डिक्लेरेशन देना, इसकी अभी तक तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, और अगर अभी इन्होंने किया तो ये एक नया प्रेसिडेंट होगा। ये बड़ी अहम बात है। इरफान कादरी साहब का भी ये ख्याल था कि फैक्ट्स कंट्रोवर्शियल नजर आते हैं, इस सूरत में नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आप भी कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल है, अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं, मगर अभी जो भी फैसला है मतलब ये इसी बेंच ने देना है। लिखा हुआ है, हमने सुनाया भी कि यही बेंच इंप्लीमेंटेशन करेगा, फिर JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर यही बेंच फैसला देगा, मगर वो जो ओरिजिनल फैसला है 3-2 का, वो अपनी जगह पर रहेगा। इनमें से किसी एक ने दे दिया तो वो 3-2 हो जाएगा, या इन्हीं का 2-1 काउंट होगा, 1-2 काउंट होगा, जो भी 3 रुकनी बेंच फैसला देगा। अल्टीमेटली तो इसी बेंच ने ये फैसला करना है। मेरी अपनी रीडिंग तो फैसले की यही थी कि वो फैसला फाइनल डिफिनिटिव फैसला दे चुका बेंच, वो बेंच ख़त्म हो गया। अगर अबूरी फैसला होता तो फिर भी ये JIT रिपोर्ट भी वापस उसी बेंच के सामने जानी चाहिए थी। लेकिन अगर हम ऑपरेटिव पार्ट उस फैसले का देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि अब हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक नया बेंच बनाएं और वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग्स देखें, और चीफ जस्टिस साहब किसी को भी उस बेंच पे बिठा सकते थे, और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग्स हो जाएं तो उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसका फैसला 5 मेंबर बेंच के पास वापस जाएगा, ऐसी भी बात नहीं थी। लिखा यही गया था कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग्स भी वो देखेंगे, ओवरसाइट भी वो प्रोवाइड करेंगे JIT को, और उसके बाद ये फैसला भी कि क्या प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए नहीं, वो भी वही बेंच फैसला करेगा। सो इससे पहले तो कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं नजर आता कि एक बड़ा बेंच एक छोटा बेंच बना दे, और बेंच मेकिंग पावर चीफ जस्टिस की है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के नीचे, तो किसी तरह एक बेंच छोटा बेंच बना दे और उससे बाद दोबारा से बड़ा बेंच रिवाइव हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने ही ये चीज़ जाएगी, वही फैसला करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होएगा। बहुत शुक्रिया बाबा सत्तार साहब हमारे साथ गए थे। यही बेंच फैसला देगा और इसमें जो मेजॉरिटी जजमेंट होगा वही फाइनल जजमेंट होगा। अगर 2 ने दिया तो 2-1, अगर 2 ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया तो 1-2, मगर फैसला इन्हीं का होगा। जो ओरिजिनल बेंच था उसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है, उसका डिसेंटिंग वोट ख़त्म हो चुका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज हुकूमत की तरफ से रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए, मगर ऐसा लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले ही मामला ख़राब हो रहे हैं। क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की डिमांड्स मान लेते, क्योंकि जो डिमांड जो इन्होंने प्रपोजल रखा तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट किया। क्या दोबारा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले सड़कों पर लाना है? एक बड़ा अहम मामला है, क्या एतराज़ उठाएं वो रखेंगे। पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात में तकरीबन 1 साल बाकी है। 2018 के इलेक्शन को शफाफ बनाने और माजी की तरह धांधली के इल्जाम से बचाने के लिए पार्लिमानी पार्टी के इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने आज इलेक्शन बिल 2017 तैयार कर लिया है। मुसलसल ये तनकीद होती रही कि इतना झगड़ा पड़ा, धरना हुआ, कम से कम उसके नतीजे में कोई रिफॉर्म्स तो हो। फाइनली एक बिल सामने आया है। पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार का कहना है कि इंतखाबी कवानीन इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से बनाए गए और तमाम जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है।
इस बिल पर जुम्मा 21 जुलाई को दस्तखत होंगे, जिसके बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आज हमने इलेक्शन बिल 2017 जो कि हमने फाइनल उसको अडॉप्ट कर लिया है, उसको अप्रूव कर दिया है इस कमेटी में। 34 मेंबर्स की ये कमेटी थी, इसमें हर पार्टी को नुमाइंदगी दी गई थी रिगार्डलेस कि उसका साइज क्या है। इलेक्शन बिल 2017 इंशाअल्लाह जो पार्लियामेंटी पार्टी की रिपोर्ट है वो जुमे को सुबह 11 बजे साइन होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन बिल 2017 जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट का प्रोसेस शुरू होगा। मुल्क को 1976 के कानून से लेके जितने कवानीन इस मुल्क में वर्चुअली एक कानून होगा जिसके तहत तमाम सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज और दूसरे इलेक्शंस होंगे और एक ही मैनुअल होगा रूल्स का। इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने बिल तो तैयार कर लिया, लेकिन इस कमेटी में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इजलास से वॉकआउट किया, जिसकी खुद इसाक डार ने भी तस्दीक की। इमरान खान साहब ने आज 4 कंडीशंस रखी हैं कि ये बात की जाए तो फिर हम ये सारे मामलात को मानेंगे। वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज इस मुल्क में 19 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। उनका हक है कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। नंबर 2, हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज, हम समझते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। ये कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है। अब ये अहम बात है और आज इस कमेटी में शामिल शफकत महमूद, डॉक्टर आरिफ अलवी, उन सब ने बॉयकॉट का जरूर कहा मगर मुस्तकबिल के लिए कोई वाज़ेह बात नहीं की। वो क्या कहते हैं? हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आज इस कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट किया है और हम एक फैसला करेंगे इसके बाद कि अगर कोई मज़ीद कमेटी होती है तो क्या हम उसको बॉयकॉट करेंगे, अगर प्रोग्रेस होती है तो उसमें वापस जाएंगे। यानी कि प्रोग्रेस होती है तो वापस जाएंगे या नहीं, इन बातों को एकोमोडेट करेंगे इसाक डार साहब और दूसरे रहनुमा या नहीं। इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। डार साहब, कुछ बातों में तो बड़ा वजन है। उन्होंने कहा, यह कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बल्कि तमाम जमातें मिलकर केयरटेकर बनाएं, ये बात मानेंगे आप? उन्होंने रूम छोड़ा है कि हम वापस आ सकते हैं अगर प्रोग्रेस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, बेसिकली ये 16 मई को जहां तक मुझे याद है लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी मई में, और बजट से पहले बजट 26 मई को पेश हुआ था और ये तय किया गया था कि बजट पास होने के बाद फिर वो गैप होगा ईद का और जुलाई में हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि इस वक्त कानून को कंप्लीट करने की, नए कानून को उसको प्रोसेस करने की, पास करने की जरूरत है। क्योंकि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि हमें अगले 4-6 हफ्ते में अगर ये कानून मिल जाए तो उसके मुताबिक हम फिर अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये इस कमेटी ने, उसके मिनट सारे मौजूद हैं, ये तय किया था कि सबसे पहले हम कानून को मुकम्मल करेंगे। कानून के साथ ही रूल्स बहुत देर लगती है, उसको भी साथ साथ मुकम्मल कर लिया गया है ईसीपी की सपोर्ट और उनके पूरी यानी इन्वॉल्वमेंट से। तो ये दोनों चीजें अगर होगी तो आपके नए इलेक्शन ये इंश्योर हो जाएंगे कि नए कानून के तहत है। अब आ गई आपकी बात, आपने जो 3 बातें की है। एक है कि जी इस इलेक्शन कमीशन, इस वक्त जो मेंबर्स हैं इनको खत्म किया जाए और नए मेंबर्स मुंतखब किए जाए, एक उनकी ये डिमांड है। और उन्होंने बाकी सारी कार्रवाई में हिस्सा लिया है, मुकम्मल पिछले मिनट्स भी अप्रूव किए, हर चीज की। वो हमने भी सियासत भी करनी होती है, हमारा तो तसल्ली नहीं होती जब तो सियासत न करें ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आरिफ अलवी साहब, शफकत महमूद साहब ने एतराज पहले नहीं उठाया था, वो सारी की सारी मीटिंग्स अप्रूव करते रहे? पूरी मीटिंग अटेंड की है, जस्ट टुवर्ड्स द एंड वो लिख के लाए हुए थे और उन्होंने, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, समझ लें, हमने कहा था कि जब हम कानून का काम 9 कंसोलिडेशन कवानीन को मुकम्मल कर लेंगे, इसको अपडेट किया है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक किया है, इसमें तकरीबन लेस देन 2 ईयर्स काम हुआ है और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे काम करेंगे। जो अभी आपने सुनवाया कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, वो इस कानून में नहीं होता, वो आइन में लिखा हुआ है। और हमारी अपनी PMLN को भी रिजर्वेशन हैं, जो हमने 18वीं तरमीम में केयर टेकर का जो सेटअप दिया था और जिसके तहत केयर टेकर सेटअप पिछली दफा बना था, हम भी उसमें चेंजेस चाहते हैं, PTI भी चाहती है, लेकिन वो किसमें होगी, एक आईनी तरमीम। तो डॉक्टर साहब, इस पे सवाल कर लेता हूं ना, आपकी मेजॉरिटी है बड़ी, तो फिर क्या नून लीग वो बिल में अगर नहीं कर रही तो जाएगी अमेंडमेंट करने के लिए? मौका तो देना आप। दूसरी बात जो आपने फरमाई
कि जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, जो कि एक आईनी अदारा है, आइन के तहत ये जब अपॉइंट किए गए, जो पिछली तरमीम थी गालबन महल 22 थी वो आईनी तरमीम, जिसके तहत हमने अपनी इसी कमेटी ने कंसेंसस रिकमेंडेशन दी, पीटीआई उसमें मौजूद थी और उसके मुताबिक हमने नए मेंबर्स को अपॉइंट किया। आज ये कह रहे हैं कि हम उसको खत्म करें और उसको खत्म करके एक नई तरमीम लाएं और नई तरमीम लाके इनको फारिग करें। बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, लेकिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, इस कानून में उसकी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ दो चीजों का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है और मुझे वो वाइंड अप करना पड़ जाएगा। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, सिर्फ हुकूमत और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, वो मिलके केयरटेकर बनाए, इन दो के ऊपर आप करेंगे कुछ? नहीं, देखे ना, आईनी तरमीम होगी ना, इस कानून के तो डिले नहीं होनी चाहिए ना। वो मेजॉरिटी तो आपकी है ना, वो प्रॉमिस कर लें आपके, बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। मैंने तो आज कहा है ना, मैंने कहा देखे जिस तरह हमने इसके ऊपर कंसेंसस के साथ करीबन 1.25 साल काम किया है, 118 मीटिंग हुई है, जिसमें 93 सब कमेटी की मीटिंग है, टेक्निकल मीटिंग्स 25 मेन कमेटी की मीटिंग्स हुई है, तो इस पे हमारा सबका इत्तेफाक है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, आपको याद होगा अपना 2009 में, उसमें भी हमने यही किया था कि हमने कहा था कि अगर कोई कानून में भी कोई चीज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एग्री करेगी और अगर किसी चीज पे नहीं होगा तो उसको हमने कहा था नोट ऑफ रिटरेशन, वो साथ लगेगा रिपोर्ट के लिए, क्योंकि आप अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं। आज भी हमें एमक्यूएम ने छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स की दशंट दी हैं, पीटीआई ने जो दी हैं वो अनफॉर्चुनेटली कानून उसमें ये आम बात है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो आइन में तब्दीली का मामला है और आप कह रहे हैं कि नून लीग, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है ना नेशनल असेंबली में, तो आप कंसीडर करेंगे कि उसके बाद कानून के बाद अमेंडमेंट हो जाए। देखें ना, जो सारी कंसेंसस शाहजेब साहब, जो सब पार्टीज कंसेंसस, मेजॉरिटी डजंट मीन के मेरी तो पूरी कोशिश यही है कि जो कानून भी हमने अब तक काम किया, रूल्स बनाए, वो कंसेंसस के साथ। मतलब साथ में क्विकली अगर बता दें, ओवरसीज पाकिस्तानी हक तो है ना उनका, आप भी बड़ा फख्र करते हैं कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन कई मुल्कों में मसाइल हैं, वहाँ पॉलिटिक्स की इजाजत नहीं है, वहाँ वोट, तो हमने उसको एम्पावर कर दिया है। अगर कानून पढ़ लेती अपनी पीटीआई जो इसको जरा गौर से, तो ये इलेक्शन कमीशन इसका यानी तयन करेगा सारे मामला को देख के, तो उसको एम्पावर कर दिया है। एज एंड व्हेन दे कैन डू दैट दे शुड डू इट। लेकिन जो बाकी दो चीजें कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके मैकेनिज्म में तब्दीली की जाए, जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त मौजूद है, आइन के तहत है, आईनी तरमीम के तहत है, जिसका पीटीआई हिस्सा थी, ये दोनों चीजें आईनी है, मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन वो बात होगी हमारे अगली मीटिंग्स में। अगली मीटिंग में आईनी कानून जो चाहिए, अगर नया इलेक्शन नए कानून के तहत होना, तो वो अब दिस इज द टाइम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। अगर इस कानून के तहत तो ये कर लें, कुछ मामला आईनी है तो फिर आईनी तरमीम के हवाले से बात की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।